अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स का टीचर सर इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुग़ल। आज की हम इस ब्यूटीफुल से लेक्चर के अंदर जिस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। 2025 से पहले जो किताबें थी ना, उन किताबों में ये दो चैप्टर्स अलग-अलग थे। 2025 में जो न्यू बुक आई है आपकी, उसमें इन्होंने दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया और ये मिलके ना एक लेंथी चैप्टर बन गया। अगर तो आपको ये चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं क्लियर तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आप लोगों को उसके लॉन्ग क्वेश्चन के लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मगर ये एमसीक्यूज़ आपने उसी वक्त करने हैं जब आपको चैप्टर आता होगा। अगर आपने चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तब आप एमसीक्यूज़ बड़ी आसानी से कर देंगे। मैं चीज़ों को फिर भी इस तरीके से लेकर चलूँगा कि हम एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते जाएं कम टाइम में। तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ को। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज कूलम्स लॉ। अच्छा जी, अब इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ में सबसे पहले डेफिनेशन है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज़ होती है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ज़रा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा। ये लो जी, चलो जी। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। देखें, एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त ना एमसीक्यू के अंदर ही कई दफ़ा आंसर मौजूद होता है, सिर्फ आपको थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई करनी पड़ती है। अब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग चार्जेस को रेस्ट कंडीशन में स्टडी करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब रेस्टी, स्टैटिक्स, ठीक है। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो वो फिजिक्स की जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्जेस मोशन में हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो एक के साथ दूसरा फ्री में दिया मैंने, इसको पैक करते जाया करो। अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखा करें, साइड पर जो जगह बची होती है ना वहां पे आपने मकान नहीं डालना, वहां पे आप लोग एमसीक्यूज के टिप्स लिखते जाया करें और बुक में अंडरलाइन करते जाया करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको पता चल जाएगा यार मैं बुक की काफ़ी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। सिर्फ लेक्चर सुनना मकसद नहीं है, साथ साथ बुक के ऊपर किसी पॉइंट को बंदा नोट करे। एंट्री टेस्ट में भी कल को काम आता है। ये जो लेक्चर्स हैं ये एंट्री टेस्ट है, ए लेवल है, लाहौर बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, जो सब मर्जी पाकिस्तान का बोर्ड है, हर जगह पे ये एमसीक्यू चलते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आगे, द मिनिमम चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इज। अच्छा, इसके लिए ना हम एक वर्ड यूज करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू NE। Q यहां पर चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट होता है या चार्ज ऑन एनी बॉडी, ठीक है जी। N यहाँ पे नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, ये इंटीजर नंबर है बेसिकली, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जरा मैं 19 को थोड़ा सही करके लिख दूं, ये लो, ठीक है जी। तो ये E की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब है कि अब अगर मैं N की वैल्यू 1 पुट करूं तो हमारे पास Q का आंसर क्या आएगा? ये देखें, Q इज इक्वल टू N की जगह 1 पुट करें 1E, 2 पुट करेंगे 2E, 3 पुट करेंगे 3E, 4 पुट करेंगे 4E, 5E एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। इस चीज को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का वर्ड वहां पर यूज होता है जहां पे कोई चीज मल्टीपल्स के साथ आ रही हो। जिस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीपल्स के साथ आ रहा है, 1 2 3 इंटीजर नंबर्स के साथ आ रहा है, रिपीट होके आ रहा है डिफरेंट नंबर्स के साथ, और ये नंबर भी इंटीजर नंबर है। ऐसा नहीं है 1.5E नहीं है यहाँ पे, 2.5E 2.3E नहीं है, 1 यानी इंटीजर नंबर्स के साथ E मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी इसका मतलब इस दुनिया की कोई भी बॉडी जो होगी, कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज होगा, वो चार्ज या तो 1E 2E 3E इस सीरीज में हुआ करेगा। कभी भी कोई आपसे पूछे बताओ किसी बॉडी के ऊपर 1.5E चार्ज पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि n तो इंटीजर नंबर है, तो ये 1.5 तो इंटीजर नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन में है वैल्यू। तो लिहाजा ये चार्ज कभी भी नहीं हो सकता किसी भी बॉडी पे।
ठीक है, तो मिनिमम चार्ज फिर कितना होगा? देखिए मिनिमम चार्ज तो जारी बात है यहां से वैल्यू स्टार्ट ही 1e से हो रही है और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, कहते हैं बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम चार्ज में। अच्छा अब मेरी बात सुने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, क्यू उसने दे दिया आपको 1 कूलम, लेकिन ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़नी आनी चाहिए। क्यू दे दिया उसने 1 कूलम, कहते हैं बताओ 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके भाई क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो यहां से n किसके बराबर आ जाएगा Q ओवर E। अच्छा अब Q कितना है 1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, तो जब आप 1 को इससे डिवाइड करवाते हैं तो इसका आंसर आता है 6.25। सो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 और यूनिट में कुछ नहीं आएगा ये क्योंकि नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिख देना बस, ठीक है। ओके हो गया जी, तो ले जी यहां तक हमारे पास तो इसका आंसर आ गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कहता है जी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स। अब मिलियन और बिलियन, मिलियन होता है 10⁻6, बिलियन होता है 10⁻9, ये भी पता होना चाहिए। कहीं तो ढक्कन के मुंह वालों को यही नहीं पता तो उन्होंने एमसीक्यू को मैंगो सोल्व करना है। तो भाई बिलियन का मतलब क्या है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक पिथ बॉल के अंदर ऐड किए गए हैं। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को जब ऐड किया जाता है तो उसका मैस स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है। ये भी बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मैस होता है, जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो मैस इंक्रीज कर जाएगा उसका, मगर स्लाइटली इंक्रीज, क्योंकि इनका मैस 9.1 इंटू 10⁻31 kg बहुत स्मॉल होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि फर्क ही नहीं पड़ा, मगर फर्क तो पड़ेगा जब जारी बात है इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करेंगे, इसमें रिमूव करेंगे तो स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। मगर अब यहां पे उसने कहा है जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो नया चार्ज क्या आएगा, तो Q इज इक्वल टू एन ई। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी में डाले गए हैं जी 10⁻9 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 और यूनिट आ जाएगा कूलम। और मजे की बात, जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उसमें बढ़ गई है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां पे हम माइनस लगाएंगे 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम के साथ। तो वो कौन सी ऑप्शन आपको नजर आ रही है? डेल्टा ऑप्शन नजर आ रही है। अच्छा ये सवाल जो न्यू बुक्स आई हैं उनकी एक्सरसाइज में भी है, विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल ऑन अ इलेक्ट्रिक पार्टिकल, मगर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से इस एमसीक्यू में क्लैरिटी नहीं है। कहते हैं बताएं कौन सा ऐसा चार्ज है जो किसी भी पार्टिकल के ऊपर पॉसिबल है। अब देखिए ये ऊपर वाली बात है, वही चार्ज पॉसिबल होगा जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। अच्छा अब देखो क्या 2.5 इंटू 10⁻19 कूलम आता है इस सीरीज में? आएगा। देखो 1e यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 2e उसी 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, वो बन जाएगा 3.2, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6.4। तो इसका मतलब है कि अब 1.6 ये ऑप्शन तो समझ में आती है, ये तो होगा। अच्छा ये 3.2 क्या है? ये बेसिकली 2e है। अच्छा ये 1e है, ये 2e है। इसी तरह कोई और ऑप्शन होती है यहाँ पे सपोज करें 3e वाली, तो फिर आगे ऑल ऑफ दीज होता, मगर इस वक्त ये दोनों पार्टिकल्स दोनों चार्जेस पॉसिबल हैं, तो हमारे पास आंसर बनेगा बोथ सी एंड डी। और अगर यहाँ पे वो कहता है मिनिमम चार्ज, तो वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ एमसीक्यू नंबर 2 में कि मिनिमम चार्ज अगर बोलेगा फिर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। सो मैंने बड़ी क्लियर जुबान में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरा पुत्र, ये यकीन मानो ये बड़ी कमाल किस्म की सीरीज़ है। अगर तुमने एक मरतबा ये एमसीक्यू अच्छे तरीके से कर ली है ना, तो इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में तुम मुझे बैठे वहाँ पे दुआएं दोगे कि जब तुम्हारे 17/17 एमसीक्यूज पूरे सही होने हैं ना, उस वक्त तुम्हें मेरी याद आनी है, ठीक है ना। आगे 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B आर सेपरेटेड बाय 10 मीटर। कहते 10 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है दो चार्जेस, अगर उनके दरमियान में डिस्टेंस को 5 मीटर कर दे। अच्छा पहले तो कहते हैं फोर्स क्या होगी। अब तो भाई कूलम्स लॉ का फार्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां से पता है हमें कि फोर्स जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि R को डबल करेंगे तो वो 2 का स्क्वायर भी तो आएगा, तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगी। तो याद रखें अब आप, मगर आपने यहां पर क्या किया, डिस्टेंस पहले 10 मीटर था,
आपने उसको 5 मीटर कर दिया, यानी डिस्टेंस को हाफ कर दिया है। तो जब आप डिस्टेंस को आधा कर देंगे यानी ये डिक्रीज करेंगे तो फोर्स ने तो इंक्रीज करना ही करना है, एक बात तो डन है, इसका मतलब फोर्स हमारी इंक्रीज कर देनी है। अच्छा, जब आप डिस्टेंस को आधा करेंगे r/2 तो r/2 का स्क्वायर लें तो वो r²/4 बनता है। अब ये 4 नीचे तो नहीं रहेगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा बेसिकली, तो यानी जो न्यू फोर्स आएगी वो 4 गुना, देखें डिस्टेंस ओवरऑल डिस्टेंस का स्क्वायर 4 गुना कम हो गया है, तो फोर्स ने 4 गुना बढ़ जाना है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, जितना r² ने कम होना है उतना f ने बढ़ना है। तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा इंक्रीज टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, डेल्टा ऑप्शन आंसर है। उसके बाद ये जो कूलम्स, ये इसमें आपको पता है कि ये जो कूलम्स कांस्टेंट होता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती थी 9 × 10⁻�9, और यूनिट क्या निकलता था यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। वो कैसे निकलता है, देखें फोर्स की जगह न्यूटन, ये दोनों की जगह पे कूलम का स्क्वायर, आर की जगह पे मीटर का स्क्वायर उधर ले जाओ और कूलम स्क्वायर को लाके डिवाइड कर दो, के यूनिट निकल आएंगे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। और के का एक और फार्मूला भी था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, तो इसका भी एमसीक्यू आगे आ जाएगा। तो इस वक्त हमारे इस एमसीक्यू का आंसर बन गया नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट, लो जी आ गया दोबारा, वो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर अभी बता के आए हो, तो ये वाली ऑप्शन ही बनती है। कहते हैं जी बताएं कूलम्स लॉ में कौन सी चीज ऐसी है जो ट्रू है, इनमें से कौन सा फार्मूला। देखें आपको पता है कि दो चार्जेस, ये Q1 है और ये Q2 है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो, जितनी फोर्स से Q1 Q2 को अट्रैक्ट या रिपेल करता है उतनी फोर्स से Q2 भी Q1 को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। मगर देखें दोनों फोर्सेस के जो एरो है, इसका एरो इधर को है, इसका एरो इधर को है, तो F12 एंड F21 बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इसीलिए तो हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, कि जितनी फोर्स चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगाता है उतनी फोर्स चार्ज 2 भी चार्ज 1 पे लगाता है। तो हमारे पास तो मैग्नीट्यूड में ये इक्वल है मगर डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो आप देखें ये वेक्टर का साइन है, इसका मतलब डायरेक्शन की भी बात कर रहा है, और इधर बी ऑप्शन में वेक्टर का साइन नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और डायरेक्शन बस इनकी ऑपोजिट है, तो ये दोनों ऑप्शंस मैच कर रही है, इसलिए बेस्ट आंसर बोथ ए एंड बी बन जाएगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ये बुक में एक टेबल बना हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी का। रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली बोलते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान में जब एयर थी उस वक्त जो फोर्स है, और जब दो चार्जेस के दरमियान में कोई डाइइलेक्ट्रिक ला के रखते हैं उस वक्त जो फोर्स है, उन दोनों की रेशो को बोलते हैं। क्योंकि ये दो फोर्सेस की रेशो होती है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी लिखी है। याद रखिएगा एयर और वैक्यूम की तकरीबन, एयर की तो 1.0006 है, वैक्यूम की तो एग्जैक्ट 1 है ना, वैक्यूम की एग्जैक्ट 1 है, एयर की भी 1.0006 को राउंड अबाउट 1 बोलते हैं। तो एयर और वैक्यूम के लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी को 1 मानते हैं। और मैक्सिमम इनमें से देखें ये किसके लिए जा रही है, तो ये जा रही है जी 78.5, तो वाटर के लिए ये मैक्सिमम। इसलिए ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है उसकी इतनी है, रिलेटिव परमिटिविटी 7.1 होती है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इस रिलेटिव परमिटिविटी को, ठीक है। अब देखिए जो मैं बातें लिखता नहीं हूं ना, आप खुद लिख लिया करें वीडियो को स्टॉप करके। उसके बाद तो हमारे पास इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया 78.5। नेक्स्ट, जो परमिटिविटी एप्सिलॉन नोड है, ये मैंने आपको भी बताया है, ऊपर के के जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड है। इस एप्सिलॉन नोड को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। देखिए के होता है कूलम्स कांस्टेंट, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एप्सिलॉन नोड को हम इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं बोलते। ये मेरे वर्ड पे गौर कर लेना, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, अब इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अब वैल्यू तो सारों में सेम, ऑप्शंस में सेम है, तो फर्क कहां पे होगा, यूनिट पे। इसका जो यूनिट होगा वो के का उल्ट होगा। के का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर, तो ये उसका उल्ट होगा, क्योंकि देखो के और एप्सिलॉन नोड में इनवर्स चक्कर आ रहा है ना, तो ये कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर बनेगा। तो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो कौन सी ऑप्शन बनती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वो ए ऑप्शन बनती है। ले जी, इसके बाद आगे चलते हैं। टू चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस 3.5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो बताएं जो कूलम फोर्स होगी उनके दरमियान में, कहता है 2 कूलम माइक्रोकूलम का एक चार्ज है और एक 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से 3.5 सेंटीमीटर के फासले पर है, ठीक है। कहता है बताओ इनमें से इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स की रेशो क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था कूलम्स फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स,
किसी एक चार्ज के छोटे और बड़े होने पे कूलम फोर्स डिपेंड नहीं करती। कूलम फोर्स तो डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस पे। तो 2 into 5 कर लो या 5 into 2 कर लो, आंसर तो सेम आएगा। तो इसका मतलब है कूलम फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, जितनी फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा उतनी फोर्स ये भी इस पे लगाएगा। तो इसका मतलब जब दोनों फोर्सेस सेम होगी तो रेशो 1:1 आएगी, ये याद रखें। उसके बाद ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, कहता है जी अगर दो चार्जेस के दरमियान में जब एयर मौजूद थी तो एयर की मौजूदगी में फोर्स है 10 न्यूटन। ओके, कहता है फिर आपने क्या काम किया, उन दो चार्जेस के दरमियान में एक मीडियम ला के रखा जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 5 है। कहता है अब बताओ फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ मीडियम बताना है। तो अब भाई मेरी बात सुनो, हमने फार्मूला पढ़ा है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ एयर डिवाइडेड बाई एफ मीडियम। क्या ख्याल है, ये फार्मूला पढ़ा है ना। अब एफ एयर कितना है 10, एफ मीडियम हमने निकालना है तो एप्सिलॉन आर को इधर लाके डिवाइड कर दो 5, तो यहाँ से एफ मीडियम निकल आएगा। तो 10/5 कितना है 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 न्यूटन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का। भाई किसी भी याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसका यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम, न्यूटन पर कूलम होता है। और ये कौन सी क्वांटिटी है, नजर आ रहा है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लगते आती है 3 एमसीक्यूज, तो ये झूले लाल हो गए। अच्छा, ये जनरल फार्मूला, अगर एक चार्ज है, आपको मैं कहता हूं जी एक चार्ज पड़ा है यार, इस चार्ज के करीब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। अच्छा, मैं कहता हूं इस चार्ज से फलां डिस्टेंस के ऊपर, ये एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं आर कहता हूं, इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, किसी चार्ज से पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएं। तो ऐसे केस में याद रखिएगा, ऐसे केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला यूज करते हैं जो कि होता है E इज इक्वल टू KQ/R²। ये होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी भी चार्ज के करीब किसी डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी हो। अब देखें, आपने क्या काम करना है, आपको Q की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁵ इधर पुट करनी है। R है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का मतलब है इसको 100 पे डिवाइड करो, 0.2 मीटर आएगा। इसका स्केयर ले लेना, तो 0.2 का स्केयर ऊपर आ जाएगा Q की वैल्यू और K की जगह 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई करवाना, डिवाइड करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। और नीचे कमेंट में बता दें जल्दी जल्दी कि इसको डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, तो इसको आपने खुद कर लेना है। CYS, कैलकुलेट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर। फोर्स पर यूनिट चार्ज, अभी बताया फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू F/Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका आंसर बनेगा बराबर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के करीब हर डायरेक्शन में होती है, तो हम उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे अंकल, आपको पता है माइकल फैराडे नहीं बोलना, सॉरी, माइकल फैराडे अंकल ने एक्सप्लेन किया था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं कि एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। दूसरी ये कि जहां पे ये करीब होती हैं वहां पे ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, जहां पे ये दूर दूर होंगी वहां पे वीकर होंगी। करीब होंगी तो लोग डरेंगे, इससे स्ट्रॉन्ग होंगी, दूर दूर होंगी तो वीकर होंगी। तो ये याद रखिएगा, जहां पे ये क्लोजर होती हैं वहां पे ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर से एक एमसीक्यू है, ये भी एक्सरसाइज में था कि बताएं दो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है, तो अट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। तो अब देखें, यहां पर देखें नेगेटिव में आ रही है, पॉजिटिव में भी आ रही है, ये तो बनेगी नहीं। अच्छा, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में एंटर होती है और ये नेगेटिव से भी निकल रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में अंदर की तरफ होती है, तो दोनों बाहर की तरफ है। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, नेगेटिव से निकल रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसमें देखें पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में एंटर हो रही है, दोनों, ये बात सही हो रही है। तो इसका मतलब हमारी डेल्टा ऑप्शन आंसर बन जाएगी। नेक्स्ट, अ बॉल ऑफ वेट 0.1 न्यूटन हैविंग अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम। कहता है एक बॉल है, उसका वेट है 0.1 न्यूटन। ठीक है, वेट कितना है उसका, 0.1 न्यूटन, यानी फोर्स दे दी गई है 0.1 न्यूटन वेट है ना, और चार्ज की वैल्यू दे दी है 100 माइक्रोकूलम, यानी 100 × 10⁻⁻6 कूलम। दोनों दो हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स के दरमियान में लटका दिया गया। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं क्या होगा। तो भाई देखो, ये भी फार्मूला आ गया, E इज इक्वल टू F/Q फार्मूला है। तो F की वैल्यू कितनी है, 0.1 डिवाइडेड बाय, तो ये कितनी बन जाएगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4। तो ये ऊपर जाएगा तो 0.1 × 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻³
न्यूटन पर कूलम, जिसको हम 1000 न्यूटन पर कूलम भी बोल देंगे, ठीक है, 10⁻³ को 1000 बोलते हैं। तो ये थे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड एमसीक्यू। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, किसी भी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर विच इज इक्वल टू E A cos ऑफ थीटा, ठीक है। और इसको जनरली हम जब थीटा 0 डिग्री होता है तो cos 0 1 होता है, तो आमतौर पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA आता है, तो हमारे पास ऑप्शन बन गई अल्फा। अच्छा, अब इसके यूनिट भी कैसे लगते हैं, आप बता दो फिर, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने इसके यूनिट बताने हैं, देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दैट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कौन सी ऑप्शन बनती है, ब्रावो, बहु, बम्ब। आगे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब भी आपने कैलकुलेट करना होता है ना, तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा है ना, E डॉट A, ये फार्मूला यूज होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस के लिए, तो सरफेसेस फ्लैट होनी चाहिए। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आपने डिफरेंट केसेस अपनी किताबों में पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि एरिया वेक्टर क्या होता है, आपको पता है एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस वक्त देखें ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा वेक्टर जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होगी। जो ग्रीन वाला सरफेस है, सपोज करें इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, तो इस वेक्टर की लेंथ भी 10 मीटर होनी चाहिए। तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, ये मैंने इसकी पूरी शॉर्ट भी बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ठीक है। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो क्या काम करता है, किसी भी सरफेस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है और इसकी डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये याद रखिएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में भी काम आएगी और मैं उस वक्त ये हवाला दूंगा कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बता चुका हूं। इस वक्त ये सरफेस, ये रेड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। तो एरिया वेक्टर जो ब्लैक वाला वेक्टर और रेड वाला वेक्टर वो आपस में पैरेलल है। तो एक बात तो याद रखें, जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। और मजे की बात यहां पर देखिए, अब सरफेस ऐसे पड़ी है, जब सरफेस पैरेलल पड़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो क्या है, ये ऊपर को है, इधर को है, परपेंडिकुलर होता है। व्हेन सरफेस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। When surface area is perpendicular to electric field, area vector is parallel to electric field। ये ऊपर वाला केस, बड़ी बंबू बात बताइए तुम्हारी कसम, ये कंफ्यूजन होती है बहुत सारे लोगों को, जिनको भी है वीडियो बैक करके सुनो। तो कहते हैं अगर सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बताओ क्या होता है, E A cos थीटा, ठीक है। अच्छा, कहते हैं सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर है, बच्चे अन्यवाह यहाँ पे थीटा की जगह 90 पुट कर देते हैं। ओ बे ढक्कन के मुंह वालो, उसने बोला है सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस फार्मूले में जो थीटा होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान का एंगल होता है, सरफेस एरिया का एंगल नहीं है ये। तो अगर तो ये देखें इस डायग्राम में, अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। तो जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो हमने थीटा को 0 डिग्री पुट करना है इधर। अब थीटा जब 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 1 होता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर आएगा EA और पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री पॉजिटिव 1 होता है, तो हमारे पास पॉजिटिव EA आंसर आएगा। चलो अगला है MCQ। इसी तरह अगर यहां पे वो कहता है जी सरफेस इज हेल्ड पैरेलल, तो अब देखें यहां पर अगर सरफेस पैरेलल है, यहां पर देखें सरफेस क्या है, पैरेलल है, तो भाई सरफेस तो पैरेलल है मगर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये 90 डिग्री के एंगल पे है। तो हमें तो एंगल फ्लक्स के फार्मूले में ये चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए होता सरफेस का, हमें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल चाहिए। तो याद रखें अब, सो एट व्हाट एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अच्छा ये चलो ये थोड़ा सा और आगे, ये अगला देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम। तो आप बताएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान का एंगल कब क्या होगा। तो ये देखें, ये इस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होता है ना, जब ये देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम है, ये कब मिनिमम है, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आपका आंसर है 90 डिग्री। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर पूरा मेरा डिटेल्ड लेक्चर है, अगर किसी को ना मिले तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको लेक्चर सेंड कर दूंगा अगर आप उसको देखना चाहें तो। उसमें मैंने बड़ी डिटेल में और भी बातें बताई हुई हैं। आगे अब कहता है जी एट व्हाट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये मैंने आपको वर्क डन में भी बताया हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है EA cos थीटा।
थीटा कितना हो गया 1/2, कोस किस एंगल पे 1/2 आता है 60 डिग्री पे, तो इसका मतलब है ई ए कोस 60 डिग्री हम लेंगे जो कि आंसर आता है 1/2 ई ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होता है जब थीटा 60 डिग्री होता है, मगर ये थीटा कौन सा एंगल होता है? ये थीटा एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। उसने सवाल में क्या पूछा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान में किस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ हो जाएगा, तो बताओ किस एंगल पे है? ये 60 डिग्री के एंगल पे। और अगर वो यहां पे कह देता इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, तो फिर यहां पे 60 नहीं आना था, फिर इसको 90 में से माइनस करना था, क्योंकि अगर एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 60 डिग्री है तो सरफेस के साथ इसको निकालने के लिए 90 में से इसको माइनस करेंगे, वो 30 डिग्री बनेगा। फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो आ जाओ अब इधर आगे, अब इतने टाइम में इतना ही है, मगर इनको वीडियो को बैक करके सुने, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं हुए वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको पता है कि वो जज्बात समझ रहे हैं मेरे कि मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये दो तरह के इसमें ना कॉन्सेप्ट आते हैं। एक है कि अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज बंद हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलेगा। देखिए जिस तरह आपको ये सरफेस एक नजर आ रही है इस वक्त, ये सफियर है, इस सफियर के अंदर एक चार्ज को एनक्लोज्ड बंद किया गया है, तो हम इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इसको छोटे छोटे ही देखें फ्लैट एरियाज में डिवाइड करते हैं। ऐसे हर एरिया का फ्लक्स निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, एंड दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। ये फार्मूला होता है, और ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है चार्ज की वैल्यू और नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। ये आपने लाइनें पढ़ी हुई हैं। अब ये तो एक चार्ज था, ये तो था सिंगल चार्ज, मगर अगर मैनी चार्जेस एक ही सरफेस के अंदर आ जाए, बहुत सारे चार्जेस आ जाए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब भी यही आएगा 1/ε0, मगर अब की बार टोटल चार्ज उन तमाम चार्जेस का सम आ जाएगा। एक चार्ज था तो Q/ε0 था, ज्यादा चार्जेस होंगे तो सारे चार्जेस को ऐड कर देना, जो चार्ज आएगा उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई करवा देना, ये ε0 से डिवाइड कर देना, ठीक है। और इसी को हम बोलते थे फिर गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ यही था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ, और ये क्लोज्ड पाथ ही है, ओके। ले जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं गॉसेस लॉ की तरफ। तो गॉसेस लॉ यूज ही क्यों होता है, ये तो आपको पता है कि किसी भी जगह पे जहां पे चार्जेस की कन्फिगुरेशन तरतीब हो आपके पास, और वहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी हो ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कन्फिगुरेशन, बुक की लाइन है, तो हमारे पास गॉसेस लॉ तब यूज होता है। आगे पढ़ लीजिएगा इसको। अब कहते हैं एक सरफेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यार। कहते हैं एक सरफेस के अंदर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो बताएं सरफेस का नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। अच्छा, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, यानी अगर एक चार्ज +12 कूलम का है तो दूसरा -12 कूलम का है, तो पहले तो बताओ नेट चार्ज क्या होगा भाई। नेट चार्ज ही 0 हो जाएगा। जब नेट चार्ज ही 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर किसी सरफेस के अंदर 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो तो नेट चार्ज उसका 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अगर ये एक सफियर है, ठीक है, जिस सफियर के अंदर ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है ना, ये सफियर के सरफेस के अंदर, क्योंकि चार्जेस रिपेल करते हैं तो वो रिपेल करते करते ना सफियर की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। ये जो दूसरा वाला सर्कल है ये गॉसियन सरफेस है। कहता है बताएं ये चार्ज है इस सफियर के अंदर और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव की आउटवर्ड होती है, ये भी हमें पता है। कहता है बाहर आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा। तो ये पूरा लॉन्ग आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा Q डिवाइडेड बाय r² आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, Q/r²। तो K की जगह पे 1/4πε0 लिख लो हम, तो ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय r²। तो याद रखिएगा सफियर के आउटसाइड जो फार्मूला होगा वो E इज इक्वल टू K Q/r² होगा। ओके हो गया, वेरी सिंपल, ये बुक का फार्मूला है। आगे कहता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, किस चीज पे डिपेंड करती है, मैं आपको भी देखिए ऊपर बता के आया हूं कि अगर किसी चार्ज को स्फीयर के सेंटर पे रखा होगा, ये स्फीयर के सेंटर में पड़ा है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज की वैल्यू और नेचर ऑफ द मीडियम दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो चार्ज की क्वांटिटी ऑफ द चार्ज इनसाइड ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज पड़ा है उसके ऊपर, और मीडियम के ऊपर, खैर उसने मीडियम नहीं लिखा, तो स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है जी, किसी भी चार्ज के ऊपर कोई भी वर्क डन किया गया उसको
इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने में, तो हम उसको बोलते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर इसके यूनिट की अगर बात करें तो ये जूल पर कूलम होता है, और जूल पर कूलम को हम प्यार से वोल्ट भी बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है। और ये कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। फिर अगर ये तो एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है, अगर 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल हो तो ये इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं, जो कि W/Q होता है। 2 पॉइंट्स के दरमियान में अगर निकाल रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज। तो हम सिंपली यहाँ से ये भी कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर 1 पॉइंट का पोटेंशियल होगा, फिर ऊपर वाला फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब भी यही है, बस डेल्टा V आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके हो गया जी। इसके बाद अब आगे चलते हैं। तो ये पहला MCQ देखने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, जिसको प्यार से वोल्ट बोलते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो फार्मूले में आपको डेल्टा V/डेल्टा R नजर आ रहा है, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब कई मतलब पेपर में सवाल आता है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट के यूनिट बताएं, तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट बनेगा वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर। अब वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम, नीचे है मीटर अपनी जगह पे, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर करके लिखता हूं, तो ये बन जाएगा जूल डिवाइडेड बाय कूलम मीटर। और मजे की बात, जूल जो होता है न्यूटन मीटर होता है, नीचे कूलम मीटर है, तो मीटर से कटा तो न्यूटन ओवर कूलम बचा, और न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। और मजे की बात देखो, ये है भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर ही है। तो याद रखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है, न्यूटन पर कूलम। इसमें नेगेटिव का साइन जो होता है ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल को शो करता है कि E इज ऑलवेज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक हो गया। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ E, ठीक है, यहाँ पे E आना था, डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। बुक की लाइन है भाई, इसका आगे कॉन्सेप्ट आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यों ये डिक्रीज करता है, तब बता दूंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद 36वें MCQ में कहता है अगर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस तरीके से एक्ट करें कि एक दूसरे को बैलेंस कर दे, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर दे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है mg। तो यहां से E किसके बराबर आ जाएगा, तो साफ नजर आ रहा है mg डिवाइडेड बाय q आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय q, सो दैट इज योर ऑप्शन ए। आगे, व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस। लो जी, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्ड आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 1000 वोल्ट, 100 वोल्ट, और वर्क डन पूछा है, और चार्ज इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब मुझे बताओ वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, अभी बताया था W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। तो Q और डेल्टा V दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, जब ये मल्टीप्लाई होना है तो 1.6 × 10⁻⁻17 बन जाना है, और यूनिट अब इसकी बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। क्या ख्याल है, ठीक है, एक मिनट, ये 100 वोल्ट है। ओए इधर मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपने, इसको समझे। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है ये कूलम में, ठीक है, ये चार्ज है कूलम में, ये ज़हन में रखो। तो अगर मैं कूलम में पुट करता हूं तो मेरे पास वर्क का जो ये आंसर आना है ना 1.6 × 10⁻⁻17, ये कूलम में आना है, मगर उसने तो सारी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। आप देखें सारी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हम इसको फिर क्या काम करेंगे, इस बार हम क्या काम करेंगे, इस चार्ज को, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया हुआ है, तो हम 1E ही लिख देते हैं। तो जब W और E को अब मल्टीप्लाई करवाओ Q और डेल्टा V को, तो 100 × 1E, तो ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। तो आपका आंसर जो है वो ये बनेगा। अब देखो ये चीजें जो होती हैं ना, इनको गौर से पढ़ा करो, फिर MCQ को सोल्व करना है आपने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर जूल में होता फिर आंसर बराबर ही था, वो मैंने अब देखा कि भाई आंसर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसका आंसर है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे, जिस तरह हमने किसी पॉइंट के करीब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फार्मूला पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू KQ/R, इसी तरह किसी चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ/R। अब K की वैल्यू 9 ज़रब 10 की पावर 9 ही पुट करनी है, Q की जगह पे 15 × 10⁻⁻6 ही आएगा, और R की जगह पे 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करें और देखें क्या आंसर आता है। ये तो मुश्किल चीज नहीं है ना, मेरा ख्याल है ये तो सोल्व कर लोगे ना भाई। तो इसको सोल्व कर लो, ये देखो ना ये कितना बनेगा, चलो 9 × 10⁻, ये देखो 9 और -6 मिलके 3 बन गया। अब बचा 50 ओवर 0.5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 500/5,
कैसे भला देखो ना, 0.5 को 5/10 लिखूंगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई होगा 500। अब ये इसे कटेगा तो यहाँ पे 100 बचेगा, 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 × 10⁵ बन जाएगा। सो योर आंसर इज 9 × 10⁵ वोल्ट। तो कभी कभी जो MCQs होते हैं ना उनको दिमाग से भी कर लिया करें, जरूरी है कि हर वक्त कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। आगे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा देखें, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो यहां से देख के बताएं ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी है कि पोटेंशियल डिफरेंस? तो साफ नजर आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोला जाता है। तो ये किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। आगे, अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e पासिस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। तो कहता है कितनी एनर्जी गेन करेगा? तो भाई अभी बताया मैंने आपको, एनर्जी का फार्मूला यानी वर्क डन का फार्मूला, एनर्जी यानी वर्क डन जो है वो उसी की बात कर रहा है, वो बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज कितना है? 2e, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 3 वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली ऑप्शन नहीं है, तो भाई इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को की जगह पर ये लिख दो 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 9.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, यानी 1.6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाओ और बाकी 10⁻⁹ अपनी जगह पर रहेगा। आगे, इफ अ चार्ज्ड बॉडी इज मूव्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात मैं आपको, मेरी बात सुन ले गौर से, जब भी हम बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो वो हमेशा एनर्जी लॉस करेगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा। कैसे? चलो मैं आपको ये आगे डायग्राम बनी उसमें डिटेल में समझा देता हूँ। वैसे मेरा मूड नहीं था आज समझाने का इसको कि ये आपने लॉन्ग में पढ़ा हुआ है, मगर टाइम इस तरह हमारा बहुत ज्यादा लग रहा है। चले खैर, पहले तो एक बात याद रखें, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाता है तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जब भी वो फील्ड के अगेंस्ट जाता है इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, आम पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तो बेस्ट आंसर है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। चलो इस चीज को समझते हैं। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे फिर अगला सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 प्लेटें, सपोज करें ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी, इनके दरमियान का डिस्टेंस डी है, एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। हम इस पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देते हैं। अगर इस चार्ज को छोड़ दिया तो ये किधर को आएगा? अगर इस चार्ज को छोड़ दिया जाए अपनी मर्जी से, सारी बात है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, इसको चपेट मारेगी, रिपेल करेगी, नेगेटिव वाले कहेगी आ जा, पॉजिटिव कहेगी जा, नेगेटिव कहेगी आ, तो ये कहेगा मैं आया। तो ये जहाज के मुंह वाला दौड़ता दौड़ता नेगेटिव किधर जाएगा? अपनी मर्जी से जाएगा। इसका मतलब जब ये अपनी मर्जी से जाएगा तो हमें कोई इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इसका मतलब है इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और जहां पे भी काइनेटिक एनर्जी गेन होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, और वहां पे इसका जहां पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी क्या होगा? लॉस होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब जब ये चार्ज पार्टिकल इस वक्त किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे को है और ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहा है, तो पोटेंशियल क्या कर रहा है? ये लॉस कर रहा है, यानी पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए वो लाइन थी ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। बड़ी कमाल की बात बोल रहा हूं। और मैंने बताया बाय कन्वेंशन ये पॉजिटिव चार्ज की बात होती है, नेगेटिव के केस में रिजल्ट ऑपोजिट हो जाता है। अब मजे की बात जरा सुनना, अब नेगेटिव का चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसको यहां पे छोड़ दिया, किधर को जाएगा? अब ये नीचे, सारी बात है, नीचे वाला इसको रिपेल करेगा, ऊपर वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। अब ये ऊपर को जाएगा, खुद ब खुद जा रहा है, ये हम लेके जा रहे हैं, खुद ब खुद जा रहा है। इसका मतलब अब की बात ये क्या काम करेगा? अभी भी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, क्या ख्याल? पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसका डिक्रीज कर देगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा हूं, ये पहला वाला वी वेलोसिटी का है, दूसरा ये वाला वी पोटेंशियल का है, ये याद रखिएगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो मेरी अब बात सिंपल, तो ये इंक्रीज कब होंगे? अब सवाल तो ये है कि ये इंक्रीज कब होंगे, तो दोनों चीजें सेम। जब भी चार्ज की मर्जी के खिलाफ काम करेंगे। देखें यहां पर अभी अपनी मर्जी से आ रहा था, यहां पे अभी अपनी मर्जी से जा रहा था, मगर अब की बार जरा रिजल्ट चेक करना। अगर मैं कहता हूं चल भाई ऊपर को जा, इसका मतलब ये खुद तो नहीं जाएगा पॉजिटिव चार्ज, हमें वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर कि चल पुत्र ऊपर को जा। इसका मतलब हमें एनर्जी खुद से देनी पड़ेगी।
वो जो एनर्जी देंगे वो इसको फील्ड के अगेंस्ट दे रहे हैं कि भाई फील्ड कह रही है नीचे आ, इसको हम जबरदस्ती ऊपर लेके जा रहे हैं। अब की बार फिर पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा और इसकी वेलोसिटी भी अब डिक्रीज होगी, क्योंकि अब ये कौन सा जाना चाह रहा है ऊपर को। जज्बात समझ रहे हो? इन बातों को कहीं पे आप अपनी वर्डिंग में लिख लेना, वीडियो को गौर से सुन के। इसी तरह देखें, जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को जब हम नीचे को जबरदस्ती लाना चाहेंगे तो तब भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और हमें इसके ऊपर वर्क अप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। ओके, तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी पुत्र, मैं तुम्हें बता दी। अब सवाल पढ़ो। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लो जी अब इलेक्ट्रॉन की बात कर दी है। अच्छा देखिए ये वाला केस है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्या बोला उसने? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखें जब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, यानी कि ये खुद ब खुद तो नहीं आने लगा, हमें लाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? अब ये खुद ब खुद नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के तो अगेंस्ट जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो हमें लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमें इसको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, तो क्या होगा? इसका पोटेंशियल अब की बार इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनेगी? ओ भाई इसको क्या हो गया, एक मिनट यार, अच्छा जी हाँ, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब की बार इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यार बड़ी बातें हो गई आज, बड़ा टाइम लग गया इस पे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, भाई वो E इज इक्वल टू F/Q पढ़ा था, तो F इज इक्वल टू क्या होगा? QE होगा। ये तो सिंपल सा F इज इक्वल टू QE। आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, भाई मेरी बात सुनो, F इज इक्वल टू ma होता है, तो A इज इक्वल टू क्या होगा? F/m। अच्छा फोर्स कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होती है QE, तो नीचे आ गया m, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है QE/m, तो A इज इक्वल टू QE/m। वेरी सिंपल, ये लोगों का आपने पढ़ा है। अच्छा ये वैसे ही बुक में था, मैंने बुक से उठा के रख दिया कि देखें Q की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज E उसने बोला है, सपोज करें इतनी है, ये वैल्यू आपको दी है, इलेक्ट्रॉन का मैस पुट किया तो इतनी इसकी इतना एक्सेलरेशन आ गया। इसी तरह उसने थर्ड इक्वेशन लगा के उसकी वेलोसिटी भी निकाल दी। तो ये जस्ट मतलब ये वाली वैल्यू अब याद रखेगा, ये MCQ में आ सकती है कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करे जो कि 1000 वोल्ट पर कूलम की हो, ठीक है, न्यूटन पर कूलम आना था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम आना है, बुक में मिस्टेक है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम की है, तो बताएं उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। इसी तरह अगर वो स्टॉप हो जाता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यानी वो रेस्ट पे था, फिर वो मूव किया, तो बताओ ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये जस्ट वैसे ही उसने कैलकुलेशन की हुई थी, यहाँ पे देने की मुझे जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी मैंने बता दिया कि इस तरीके का भी MCQ बन के आ सकता है। पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल याद रखिएगा उसका जो पाथ होता है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम देखें, मैं डायग्राम में इसलिए उठाई है ताकि मैं थोड़ा थोड़ा साथ समझाऊं भी। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया, क्या ये सीधा जाएगा? नहीं, ये तो दौड़ेगा नेगेटिव की तरफ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि आ रहा था इस स्पीड में, तो ऐसे आते आते नेगेटिव की तरफ आना शुरू हो जाएगा। और जो अगर इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो वो किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और ये जो पाथ होता है इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्या ख्याल है? इसी तरह मुझे बताओ अगर कोई एक्स रे का फोटोन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता तो बताओ उसने किस प्लेट की तरफ जाना था, कमेंट करके बताना। ठीक है, एक्स रे का फोटोन अगर एंटर हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किधर को जाता है? अच्छा, अब इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन है, इनका जो मोशन आप देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह की बन रही है। और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको याद है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहती है, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होता है और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। याद रखिएगा ये बातें। अच्छा, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक चार्ज पार्टिकल, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है और एक पार्टिकल जा भी इधर को रहा है, तो भाई उसका पाथ क्या होगा? तब तो उसका पाथ स्ट्रेट ही रहेगा। मगर जब वो देखें परपेंडिकुलरली एंटर होगा, इस वक्त देखें ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली एंटर हुआ है, इस वक्त ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली एंटर हुआ है, तब उसका पाथ क्या बन जाएगा? पैराबोलिक बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट 2 MCQs। उसके बाद इन लो जी आ गया प्रोजेक्टाइल लाइक, तो ये देखिए अभी मैं बताया क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल की तरह तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। और ये अगर यहाँ पे वर्टिकल होता तो हमने वेरिएबल लगाना था। नेक्स्ट
अच्छा, ये एक एमसीक्यू आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसका यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता था, मैग्नेटिक फील्ड का है, बट अब इसको याद रख लें। रेडियस का फार्मूला होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर होता है ना, तो उसका पाथ सर्कुलर बन जाता है। और सर्कल का फार्मूला होता है, रेडियस का फार्मूला होता है, सर्कल के रेडियस का फार्मूला mv/qb। तो यहां से नजर आ रहा है कि रेडियस जो है mv मोमेंटम होता है, मोमेंटम से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल के मोमेंटम के। ये एक्सरसाइज में है मगर इस चैप्टर का नहीं था, बस इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे, शील्डिंग का मतलब है बचना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना। इसके लिए एक फेराडेज केज का आपने मैट्रिक में भी नाम सुना होगा, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो फेराडेज केज वाज इन्वेंटेड बाय, सबसे पहले याद रखें, माइकल फेराडे अंकल ने। ये क्या काम करती है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ब्लॉक करने के लिए यूज होती है। तो ये उससे रिलेटेड एमसीक्यू आ गया। अच्छा, कैसे? इसमें होता ये है कि देखें, ये हमारे पास है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव से निकल रही थी और नेगेटिव में जा रही थी। हमने ना एक कंडक्टर ला के इस फील्ड के अंदर रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर ला के रखा। अब कंडक्टर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी। वो नेगेटिव इस तरफ इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव इस तरफ इकट्ठे हो गए। अब मजे की बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आई, यहां पे एंड होगी, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में आ गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में आ गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में आ गई, यहां से भी पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में चलेगी। तो अंदर क्या बचा? अंदर तो कुछ भी ना बचा। तो याद रखें, इसका मतलब है कि जब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बची नहीं है, तो जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो कंडक्टर के जो एंड्स हैं उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो प्लेटों की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही आपस में मिल जाते हैं, मगर अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करती। इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू द कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के टर्मिनल एंड्स पर, मतलब साइडों पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है और वहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप रहती है और वहीं से फिर आगे स्टार्ट होती है, अंदर आती ही नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर ऑलवेज रिमेन्स जीरो, जीरो रहती है हमेशा। आगे चलते हैं जी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये तो मेरे बताने वाला नहीं था, Q/T होता है, ठीक है। करंट का चार्ज का यूनिट कूलम, करंट का टाइम का सेकंड, और कूलम पर सेकंड को प्यार से एम्पियर बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। उसके बाद कहते हैं अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड के लिए फ्लो करे, तो बताएं करंट कितना होगा? तो भाई I इज इक्वल टू Q/T। Q आपके पास 1 है, T 60 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देख लीजिएगा 1/60 करके जो भी आंसर आएगा वो एम्पेयर में आएगा। उसको मिली में कन्वर्ट करना है आपने, तो मिली में जब आपने, ये देखें यहाँ पे आपका आंसर एम्पेयर में आएगा 1/60 का। जब आपने उसको मिली में कन्वर्ट करना है तो क्या काम करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जो भी यहाँ से 1/60 का आंसर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देना, वो डायरेक्ट मिली एम्पेयर में आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है 16 मिली एम्पेयर शायद बनता है। ये आता है 0. क्या नाम है, मेरा ख्याल है 0016 आता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो 16 बन जाता है। उसको करके देख लीजिएगा। मगर जो मैंने बोला है ना, मतलब जो आंसर आए 1000 से मल्टीप्लाई करवाना, डायरेक्ट मिली एम्पेयर में चले जाओगे, बात खत्म, ठीक है। आगे, किसी भी कंडक्टर में जब हम किसी भी मेटल के साथ जब हम बैटरी अटैच करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं। द मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये डेफिनेशन है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसका फार्मूला I डिवाइडेड बाय NQA होता है। N यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, Q यहाँ पे चार्ज होता है, A उस कंडक्टर का एरिया होता है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला भी होता है और इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है, ये आपकी बुक में लिखी है। और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। देखें, ऐसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, ठीक है। और याद रखिएगा, ड्यूरिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, ये इकट्ठी जो मैंने आपको बता दी है। आगे, इलेक्ट्रिक करंट किससे जनरेट किया जाता है? यार ये तो ये जारी बात है, इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय जनरेटर। अब जनरेटर तो यहाँ पे नहीं, तो ये डायनो में लिखा है, जनरेटर को ही बोलते हैं। आगे, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। अच्छा, कहते हैं टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर सेगमेंट इज व्हाट, और फार्मूला ऑफ करंट क्या है? अच्छा मेरी बात सुने, ये मैंने कंडक्टर बनाया है, हालांकि देखिए मुझे चुप करके मुझे आंसर लगा देना चाहिए, मगर मैं समझा भी रहा हूँ साथ साथ। इस कंडक्टर में कितने के चार्जेस मौजूद हैं आप गिन सकते हैं? मैं कहता हूँ यार सपोज करो चलो n नंबर ऑफ चार्जेस है, ओके।
हर एक चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सपोज करें क्यू है, इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया है ए, लेंथ है एल, तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। इसका मतलब इस पूरे इस कंडक्टर में जो टोटल चार्ज है वो किसके बराबर है, एन क्यू ए एल, यानी एन नंबर ऑफ चार्जेस इन द होल वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ चार्जेस इन द होल वॉल्यूम। तो Q इज इक्वल टू एन क्यू ए एल, ये फार्मूला बन जाएगा। तो Q इज इक्वल टू एन क्यू ए एल, तो ये ऑप्शन बनती है बराबर। और अगर Q करंट की बात करें, अगले एमसीक्यू में करंट की वो बात कर रहा है, तो भाई करंट का फार्मूला होता है Q ओवर टी। तो Q की जगह पे तो आ गया एन क्यू ए एल। अच्छा, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, S इज इक्वल टू वी टी होता है, तो T बराबर होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे L के बराबर ही है और स्पीड यहाँ पे V है। अब ये L L से कट गया, ये V ऊपर चला जाएगा, तो एन क्यू ए वी, ये फार्मूला आएगा करंट का। तो करंट का फार्मूला होता है एन क्यू, किधर गया, एन क्यू ए वी, और चार्ज का फार्मूला होता है एन क्यू ए एल। ये याद रखिएगा, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है और मैंने प्रूफ के साथ बताए हैं, शुक्ल मेला नहीं लगाया। आगे चलते हैं, ओहम्स लॉ। भाई ओहम्स लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ओहम्स लॉ का फार्मूला V इज इक्वल टू वाई आर है, ठीक है, इसमें तो मेरा नहीं किया, तो I इज इक्वल टू वी ओवर आर होगा, ठीक है। और ऐसे कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको ओहमिक बोलते हैं, और जितने भी मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं वो ओहमिक होते हैं, ठीक है। और जो नॉन ओहमिक होते हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनमें डायोड आता है सबसे पहले नंबर पे। डायोड जो है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, तो ये नॉन ओहमिक डिवाइस। ये डायोड क्या होता है ये आपने नहीं पढ़ा, ये AC को DC बनाने वाली डिवाइस है, ठीक है, ये पढ़ेंगे जब थोड़े से बड़े होंगे। आगे रेक्टिफायर भी इसको बोलते हैं। इसी तरह ओहमिक कंडक्टर्स में जो ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट का, वो क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और जो रेजिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट रहती है। जबकि जो नॉन ओहमिक डिवाइसेस होती हैं उनका जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि वो एक कर्व्ड शेप का होता है, ठीक है, पैराबोलिक शेप का होता है। इसके बाद, मगर ज़्यादा हम कर्व्ड ही बोलेंगे उसको। इसके बाद रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। अच्छा जी, अभी फार्मूला हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू वी ओवर आई भी तो बनता है। तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, करंट का एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पेयर को प्यार से बोलते हैं, ओहम बोलना है, नहीं बोलना, ठीक है, ओहम। और इसको ये इस तरह ओमेगा के साइन से टोपी से पहना देनी है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओहम, ठीक है। अच्छा, अगर रेजिस्टर सीरीज में लगाए जाए, मैट्रिक में पढ़ा था, अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे हों तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, सारे रेजिस्टर्स ऐड हो जाते हैं, R1 जमा R2 जमा R3 एंड सो ऑन, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ना आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रेजिस्टेंस जो होती है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब ये सवाल अच्छा को बाद में देखते हैं, ये फार्मूला लिखा है, इसी में अगर मैं एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर पुट कर दूं तो ये बन जाएगा, और रेडियस क्या होता है d/2, जब स्क्वायर लेंगे तो वो d स्क्वायर ओवर 4 बनेगा, 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां से नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है उसका डायामीटर के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं ऊपर सवाल की तरफ। कहता है जी, अगर एक वायर की सर्टेन लेंथ है, उसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, अगर उस वायर का डायामीटर 5 मिलीमीटर है तो रेजिस्टेंस है 10 ओम। अगर हम उसका डायामीटर 10 मिलीमीटर कर दें तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई देखो, अगर आप डायामीटर को डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम होनी है, क्योंकि डिक्रीज होनी है ना डिनोमिनेटर में डी, तो रेजिस्टेंस ने 4 गुना कम होना है। अच्छा, जब 4 गुना कम होना है, पहले 10 है, तो 10 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 5/2, 5/2 मतलब 2.5 ओम आपका आंसर आएगा। इसके बाद जो रेजिस्टिविटी है, इसका यूनिट क्या निकलता है, अगर आप देखें यहाँ से रेजिस्टिविटी बराबर आती है RA/L। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है मीटर, तो ये मीटर से कटा तो ओहम मीटर बचता है रेजिस्टिविटी का यूनिट। तो ये याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर होता है। तो ये कहता है जी इनमें से कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी है, तो वो आप टेबल में से देख लें, मेरा ख्याल है ये अल्फा ऑप्शन बनती है। आगे जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस जो होती है ना, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है, ये भी एक टर्म है, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो R इज इक्वल टू 1/G, कंडक्टेंस को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है जो कंडक्टेंस का यूनिट होगा वो रेजिस्टेंस का उल्ट होगा। अगर रेजिस्टेंस का ओहम है तो इसका पर ओहम बनेगा, जिसको हम महो भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं। और अगर G उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
ठीक है, मैं एक के साथ 3 MCQ बोली जा रहा हूँ, तो पुत्र जिन्होंने इस लेक्चर को समझ लिया ना वो तो एंजॉय करेंगे MCQs को आगे, और पढ़ने वाला जो बच्चा है ना वो इन बातों को बहुत याद रखेगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टिविटी। अच्छा, कहते हैं रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। ये जो अभी आपने R = रो L / A पढ़ा था ना, उसमें रेजिस्टेंस का रिलेशन पढ़ा था लेंथ के साथ इनवर्स, डायरेक्ट और एरिया के साथ इनवर्स। रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये इसका ताल्लुक कोई नहीं है लेंथ और एरिया के साथ। ये लाइन लिख लो कहीं पे, resistivity does not depends upon length and area of the conductor, it only depends upon nature of the conductor and temperature। ये टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करती है बस। अगर एक वायर है उसको मैं तोड़ दूं जितने मर्जी पीसीज में, उसको मैं कंप्रेस कर दूं, स्ट्रेच कर दूं, व्हाटएवर, मैं उसका एरिया ज्यादा कर दूं, कम कर दूं, लेंथ ज्यादा कर दूं, कम कर दूं, रेजिस्टेंस तो चेंज होगी। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल के, मतलब सॉरी नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करती है, ये कभी चेंज नहीं होगी। कॉपर की तार है, तोड़ोगे कॉपर की रहेगी, कौन सा लकड़ की बन जाएगी? क्या ख्याल है? इसका मतलब है कि नेचर तो चेंज नहीं हुई। तो याद रखें, किसी वायर को कट करें, ठीक है, कंप्रेस करें या एक्सपैंड करें, रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहा करेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा फिर कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर या नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। आगे कहता है जी जो, अच्छा याद रखिएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये एक टर्म है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर, इस चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला है। आपकी किताब में इस डेल्टा आर की जगह पे लिखा होगा RT माइनस रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर इनटू T, ये फार्मूला है, RT माइनस R0/R0T, ठीक है। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। इसका यूनिट क्या होता है? देखें, रेजिस्टेंस का यूनिट तो ओहम, नीचे भी ओहम, और टेम्परेचर का केल्विन, तो इसका ऐसा यूनिट बनेगा पर केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? पर केल्विन होता है। और याद रखिएगा कंडक्टर्स के केस में, किस केस में? कंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, मगर सेमीकंडक्टर्स के केस में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है। और जिनमें इनवर्स रिलेशन होता है उनका अल्फा नेगेटिव होता है, और जिनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है उनका अल्फा पॉजिटिव होता है। ये दो बातें, ये पीछे करके याद कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो देखें, कहता है अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करे टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है, तो नेगेटिव का साइन आएगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? पर केल्विन होता है। इसका फार्मूला क्या है? डेल्टा R/R0 इंटू डेल्टा T, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा R में देखें हाई रेजिस्टेंस माइनस लो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लो रेजिस्टेंस होती है। तो देखें यहाँ पे R1 माइनस R2 है, और नीचे ही देखें RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 होता है। तो यहाँ पे R1 माइनस R2 ओवर R2 होता तो फिर तो बात समझ में आती, मगर ये वाली ऑप्शन नहीं बनती। अच्छा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 होना चाहिए था, यहाँ पे ये भी मैच नहीं करेगी। RT हाई रेजिस्टेंस माइनस लो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लो रेजिस्टेंस, ये फार्मूला है, तो उस तरतीब में यही मैच करेगा बस। आगे ये एक फार्मूला है, देखें, अब कहता है जी एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस 30 डिग्री पर इतनी है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उसकी रेजिस्टेंस इतनी है, बताएं, कहता है अल्फा कितना होगा। तो भाई अल्फा का ये जो फार्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा है ना, अल्फा = RT माइनस R0/R0T, ये वाला जो फार्मूला आपने ऊपर पढ़ा है, उसी को जब हम करते हैं तो वो ये बन जाता है। कर लोगे, मेरा ख्याल है ये तो फार्मूला आपकी बुक्स में भी लिखा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। R0T को इधर लाके अल्फा से मल्टीप्लाई करवाना, R0 इधर आके फिर वो जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, R0 को कॉमन लेना, तो अल्फा RT = ये बचेगा। अब RT भी है, R0 भी है, अल्फा नहीं है, पर T देखें, दोनों टेम्परेचर दिए हैं, इनको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना और उनका डिफरेंस ले लेना। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दोनों में 273 ऐड करना, डिफरेंस लेना, ठीक है। या चलो अगर वैसे भी कर लोगे तो केल्विन में जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का वही केल्विन सेल्सियस में भी होता है, तो वो 100 माइनस 30 करोगे तो 70 आएगा, तो वही होगा, वो केल्विन में भी वही होता है। 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस = 70 केल्विन, टेम्परेचर डिफरेंस में, अकेला टेम्परेचर नहीं। तो जब यहाँ से सोल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू ये आती है और ये पर केल्विन में आएगा, ठीक है। तो ये इसको कर लीजिएगा, वेरी सिंपल। अच्छा, बल्कि उसने हाँ वैसे केल्विन में ही आना चाहिए था, पर केल्विन ही आना है, मगर चलो उसने नहीं किया। मैंने भी बताया टेम्परेचर डिफरेंस जो सेल्सियस में है वही केल्विन में है। अब ऑप्शन में उसने C के लिहाज से लिखा है आंसर, तो आप भी C के लिहाज से लिख दें, इससे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे, द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल
तो बताएं, कहता है अगर वायर की लेंथ को डबल कर दें तो कंडक्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए वायर की लेंथ को डबल करेंगे, रेजिस्टेंस तो डबल होगी, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है, तो कंडक्टेंस हाफ हो जाएगी। ठीक हो गया। आगे कहता है इफ 3 रेजिस्टर्स, अच्छा ये सवाल है ना, जो अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज में लगाए जाए तो उसका फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR, और अगर पैरेलल में लगाए जाए तो फार्मूला होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर N। n आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज में लगाए जाए तो ये, पैरेलल में लगाए जाए तो ये। ठीक है, तो इस वक्त उसने बोला है कितने रेजिस्टर्स हैं, 3 है, और किस में लगाए हैं, पैरेलल में, तो इस केस में आपका आंसर R/3 बन जाएगा। और अगर वो यहाँ पे कहता सीरीज में है तो फिर आपका आंसर 3R बनना था। तो एक MCQ से 2 है। लो जी 76 में देखें, उसने सारी बातें वही कर दी। अगर एरिया को डबल कर दें, लेंथ को हाफ कर दें, तो रेजिस्टिविटी का वर्ड पढ़ो, तो भाई रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रो ही रहेगी, ये सेम रहेगी। आगे बस यार, बस होगी आज तो। अ पीस ऑफ वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। अगर उस वायर की लेंथ को हाफ कर दिया जाए और उसका एरिया डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। ठीक है, अब रेजिस्टेंस उसने बोली है, आ गया ना। अब रेजिस्टेंस तो चेंज होगी, फार्मूले में चेक करते हैं। अच्छा, तो न्यू रेजिस्टेंस बराबर आएगी, रो वैसे ही रहेगा, L कितना किया है, हाफ L/2, एरिया को किया है √2A, तो आपका आंसर बन जाएगा रो L डिवाइडेड बाय 4A। और ये जो रो L ओवर A है, इसकी जगह पे मैं दोबारा से रेजिस्टेंस ही लिख देता हूं, तो R प्राइम इज इक्वल टू R ओवर 4। अब R कितनी है, पहले वाली है 4 ओम, तो 4 को 4 पे डिवाइड करो, अब आंसर कितना आएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो अब की बार जो रेजिस्टेंस है डेट विल बिकम 1 ओम। फिर कहता है क्या बेंड्स जो होते हैं किसी भी वायर में वो अफेक्ट करते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। याद रखिएगा, जब एक वायर ऐसे है, आप उसको पकड़ के बेंड कर दें, अच्छा बेंड किया, यूं कर दिया, क्या उसका एरिया चेंज हुआ, क्या उसकी लेंथ चेंज हुई, नहीं। तो याद रखिएगा बेंडिंग से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत लार्ज बेंड्स हो तो फिर तो उसकी वो मोड़ी जाती है ना एक साइड से, तो फिर तो फर्क पड़ता है, बट उसने लार्ज बेंड्स वाली बात नहीं यहाँ पे की। नेक्स्ट एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, एक एमसीक्यू ना मैं आपको बताऊं, एक दफा पेपर में मैंने सवाल देखा, मैंने यहां पे डाला नहीं है। उसने सवाल क्या कहा था जी कि एक वायर है, उसको ना स्ट्रेच किया गया है, कि स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया है, उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अ वायर इज स्ट्रेच्ड, एक वायर है उसको स्ट्रेच किया गया है, और स्ट्रेच कर इस तरीके से किया गया है कि उसकी लेंथ डबल हो गई है, यानी जो लेंथ है ना वो डबल हो गई है। तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितनी होगी, कमेंट करो, या पहले खुद से सॉल्व करो, वीडियो स्टॉप करो। सुनिए अभी, अगर ऐसा हो, जब भी स्ट्रेचिंग का वर्ड मेंशन हो, तो देखो एक चीज है, जब आप उसको खींच के लंबा करोगे तो वो जितनी मोटी होगी उतनी पतली भी तो हो जाएगी। तो स्ट्रेचिंग में इट इज अंडरस्टूड कि अगर लेंथ डबल हो रही है तो जो एरिया ना वो आधा होगा। इट इज अंडरस्टूड, नहीं भी एरिया की बात की तो ये याद रखना, लेंथ को डबल करने पे एरिया हाफ होगा। तो अब की बार फिर रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, R प्राइम इज इक्वल टू रो L की जगह पे 2L, एरिया की जगह पे A/2, 2 पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रो L ओवर A, और रो L ओवर A की जगह पे R लिख लो। तो अब की बार जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग का वर्ड मेंशन नहीं है, जिस तरह यहां पर देखें आप, यहां पे स्ट्रेचिंग का वर्ड इसमें मेंशन नहीं था, तो हमने उसी तरीके से किया जो उसने बोला। मगर अगर उसने स्ट्रेचिंग का वर्ड बोल के कोई एक चीज की इंफॉर्मेशन दी है, इट मींस दूसरी उसका ऑपोजिट होगी। अगर लेंथ डबल की है, एरिया हाफ होगा, अगर एरिया हाफ कहता तो लेंथ डबल होनी थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आप लोगों की कसम। आगे गला मेरा बैठ गया आज। इलेक्ट्रिक पावर, भाई कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने टाइम के लिए सप्लाई करती है कोई डिवाइस, उसको उसकी इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, ये तो बड़ी बड़ी चीज है इंडस्ट्रीज के अंदर। ये जो पावर है ना, ये एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बड़े अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, ये बड़ी काम की चीज है। ठीक है, तो खैर हम तो बस बचपन यही पढ़ते हैं, डब्ल्यू का यूनिट, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड को प्यार से वॉट बोलते हैं, और पावर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लो जी, कहानी खत्म। तुम्हें तो पता ही नहीं है भी इसका क्या चक्कर क्या है। ठीक है, चक्कर समझना तो इंजीनियर बन जाओ। अच्छा, तो ये पावर है। अब तो पावर के ये जनरल वैसी बात आपको मैंने बता दी है। ठीक है, और इसी W की जगह पे Q भी पुट करते हैं, फिर वहां पे Q ओवर T की जगह I पुट करते हैं, तो पावर का फार्मूला एक VI निकलता है। फिर V की जगह IR पुट करते हैं तो I स्क्वायर R आता है, और V स्क्वायर ओवर R भी बनता है। तो ये पावर के 3 फार्मूलाज बनते थे, ऑल ऑफ दीज ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं।
मैं इधर आ गया हूँ डायरेक्ट, ये भी ऊपर आता हूँ, टेंशन ना लो। अच्छा 79 वाला देखते हैं अब। कहता है द यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमनली, आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो भी आमतौर पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन होती है वो किलोवाट आवर में होती है। और याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 मेगा जॉल के बराबर होता है, ठीक है। और किलोवाट आवर एनर्जी है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी वो एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एनर्जी है, ये कमर्शियल लेवल पर एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है किलोवाट आवर, ये याद रखिएगा। कहता है हीट जनरेटेड बाय 40 वाट का एक बल्ब है, 1 घंटे में कितनी हीट जनरेट करेगा? अच्छा, हीट का फार्मूला होगा पावर इनटू टाइम। देखो पावर होती है वर्क ओवर टाइम, वर्क यहाँ पे अगर हीट की फॉर्म में है तो पावर इज इक्वल टू हीट ओवर टाइम, तो हीट किसके बराबर आएगी? पावर इनटू टाइम। अच्छा पावर कितनी है? 40, टाइम कितना है? 1 आवर, 1 आवर का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करवाओ तो ये देख लीजिएगा, मेरे ख्याल 144,000 आता है, क्या आता है देख लें, जितना भी आता है वो आपका आंसर होगा जॉल में, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, आप मल्टीप्लाई करवाना है बस। हो अच्छा, ये पावर के जो फार्मूलाज है ना इस ऑप्शन में मैं लिख रहा हूं, सीरीज में I²R फार्मूला यूज हुआ करेगा, पैरेलल सर्किट्स में पावर का फार्मूला, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं तो V²/R, सीरीज में करंट सेम होता है तो I²R, ये फार्मूला आमतौर पे हम यूज करते हैं। अगला MCQ इसी से लिंक्ड है। कहते हैं 3 बल्ब हैं 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, मिनिमम रेजिस्टेंस किसकी होगी? सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो R इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू I²R, ठीक है। तो यहां से पता चल रहा है कि सीरीज में करंट क्योंकि सेम होता है तो पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या चक्कर आया? डायरेक्ट चक्कर आया। इसका मतलब है कि जिस सेल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उस सेल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी जिसकी पावर ज्यादा होगी, मगर उसने क्या कहा है? मिनिमम, तो मिनिमम रेजिस्टेंस उसी की होगी जिसकी पावर भी कम से कम होगी, और कम से कम पावर किसकी है? 40 वाट की है, ठीक है। अगर ये पैरेलल का होता तो फिर ऑपोजिट केस होता, फिर हमारे पास 100 वाट आना था, ठीक है। आगे कहते हैं 60 वोल्ट की बैटरी है, 1200 वाट बैटरी वुड स्पेंड 1200 वाट पावर, कितनी रेजिस्टेंस के क्रॉस वो 1200 वाट पावर करेगी? अच्छा, P इज इक्वल टू V²/R, तो मेरा ख्याल अभी यहां से कोई मुश्किल चीज रह गई है, V² इज इक्वल टू PR, सॉरी अच्छा R निकालना है आपने, ठीक है। तो यहां से R क्या आएगा? फिर R बराबर आ जाएगा V²/P, तो V कितना है? 60, उसका स्क्वायर ले लीजिएगा डिवाइडेड बाय 1200, तो डिवाइड करो भाई आंसर आ जाएगा। अब इतना तो कर लोगे कि ये भी नहीं करोगे? अगर नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, पढ़ना छोड़ देना, ठीक है। आगे द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज 3 एम्पेयर, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर का क्रॉस है 6 वोल्ट, तो पावर कितनी होगी? तो भाई पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज कितना है? 6, करंट कितना है? 3, तो कितना आंसर आ जाएगा? 63 आएगा ना, शर्म नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। 18 वाट आएगा, तो लो जी ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगली बात है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। भाई अब ये जो आगे जितने भी MCQs आ रहे हैं ना, अभी इनमें मैथमेटिकल चीजें कम है, बहुत कम है, अब आगे ना थ्योरी वाली चीजें ज्यादा आने लगी हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं EMF जो होती है, ये आपको पता है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज होती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज होता है। कोई चार्ज कितनी एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, उस एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज उसको बोलते हैं EMF। तो उसने यहाँ पे पूछा एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी इज कॉल्ड EMF, और अगर यहीं पे वर्ड था एनर्जी डिसिपेटेड तो फिर आंसर पोटेंशियल डिफरेंस आना था। आगे EMF सर्किट में हमेशा प्रेजेंट रहती है व्हेन जीरो और नो करंट इज बीइंग ड्रॉन बाय द बैटरी, बुक की लाइन है, EMF इज ऑलवेज प्रेजेंट। और फिर ये भी लाइन है EMF इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट, ये भी आपने पढ़ी हुई है। और EMF का फार्मूला क्या होता है? वर्क ओवर चार्ज, तो वर्क का यूनिट जॉउल, चार्ज का कूलम, तो जॉउल पर कूलम को प्यार से वोल्ट बोलते हैं। तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इनका यूनिट वोल्ट ही होता है। और अभी बताया EMF वजह है और पोटेंशियल डिफरेंस उसका अफेक्ट है। देखो ना, एनर्जी सप्लाई होगी तो एनर्जी डिसिपेट होगी ना, तो EMF की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो EMF इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। किसी भी सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट होती है, ये सिंपल सा है। फिर आपकी बुक में ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला लिखा हुआ है पूरे डेरिवेशन के साथ उसकी, कि I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R प्लस R। फिर यहाँ से EMF इज इक्वल टू IR प्लस IR,
और यहाँ से फिर E इज इक्वल टू आई आर प्लस टर्मिनल वोल्टेज, ये फार्मूला आपकी बुक में बना हुआ था, ये इसको याद रखें। अब यहाँ पे R इंटरनल रेजिस्टेंस है, VT टर्मिनल वोल्टेज है, करंट टू सर्किट में जो फ्लो कर रहा है वो है, E उस सर्किट में जो सेल है उसकी EMF है। अब सवाल में आपको उसने कहा है कि एक बैटरी है जिसकी EMF है 50 वोल्ट, यानी वोल्टेज उसका 50 वोल्ट है, और उसके क्रॉस 10 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस उसको कनेक्ट कर दिया है, करंट है 4.5 एम्पियर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ। अब ये वाला फार्मूला यूज होगा क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस दोनों दिए हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज भी दिया हुआ है, और आर निकालना है। तो ये देखो, ये कैपिटल आई आर इधर आके माइनस होगा और ये कैपिटल आई आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो, ई की, आई की, आर की, ये वैल्यूज दी हुई हैं आपको, पुट करोगे तो आपके पास आंसर 1.11 आ जाएगा। वेरी सिंपल, मेन चीज थी फार्मूले का पता होना चाहिए। अच्छा 91 में कहता है फॉर ओपन सर्किट, भाई अगर सर्किट ओपन होना तो हमें पता है करंट जीरो होता है, जब करंट जीरो होगा तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू VD आ जाएगा। तो EMF और टर्मिनल वोल्टेज इक्वल होते हैं दो कंडीशन में, एक तो ओपन सर्किट और दूसरा अगर R जीरो हो, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो। देखो अगर इस फार्मूले में R भी जीरो होता तब भी E और VD आपस में इक्वल ही आने थे। तो ये आपने लॉन्ग पूरा पढ़ा भाई, उसी लॉन्ग में से बनाया गया। किरचॉफ्स रूल्स में से सेकंड रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसका पूरा लेक्चर यूट्यूब पे बड़ा बम्बू वाला मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें से एमसीक्यूज बहुत कम बनते हैं, जो थोड़े बहुत बनते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। द सर्किट हु नहीं है विच हैज मोर देन वन वोल्टेज सोर्स, ऐसे सर्किट जिनमें एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स होता है उनको कॉम्प्लेक्स सर्किट बोला जाता है। और कॉम्प्लेक्स सर्किट में वोल्टेज और करंट की कैलकुलेशन के लिए तो किरचॉफ्स रूल्स बनाए गए थे। आगे सेकंड लॉ में आपने ये बात पढ़ी हुई है कि अगर कोई करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा हो, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहा हो, तो उस सेल की ईएमएफ के साथ माइनस का साइन आता है। और अगर कोई चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा तो उसकी ईएमएफ के साथ प्लस का साइन आएगा, क्योंकि वो एनर्जी गेन करेगा। तो अब सवाल में क्या कहा है कि अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ में करंट फ्लो करे नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी लो टू हाई, इट मींस वो एनर्जी गेन करेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल यानी ईएमएफ के साथ, ये वोल्टेज के साथ प्लस का साइन आएगा लो से हाई पे जब जाएगा। तो और अगर यहीं पे पॉजिटिव टू नेगेटिव कहता है यानी हाई से लो, तो फिर नेगेटिव का साइन आना था। ये कन्वेंशन है, आपने पूरा लॉन्ग पढ़ा हुआ है। अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। क्या था ये? किरचॉफ्स सेकंड लॉ था। और अगर यहाँ पे लिखा होता सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, तो इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL। तो इसको KCL और इसको KVL बोलते हैं। आगे कहते हैं किरचॉफ्स 1 और 2 लॉ किस किस के ऊपर बेस करते हैं? तो आपको पता है करंट लॉ बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और वोल्टेज लॉ बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली, पहले क्योंकि 1 है ना, बाद में 2 है। आगे व्हीटस्टोन ब्रिज भाई किस लिए यूज होता है? अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। इस सर्किट के अंदर टोटल कितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं? 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। आप सर्किट देखें खोल के, और इसमें 4 रेजिस्टेंस के बाद सेंटर में गैल्वानोमीटर लगा होता है। और गैल्वानोमीटर किस लिए लगा होता है? नल पॉइंट को हासिल करने के लिए। और जब नल पॉइंट हासिल होता है तो उस वक्त गैल्वानोमीटर में से फ्लो करने वाला करंट जीरो होता है। ये आपने पूरा लॉन्ग पढ़ा है, और इस कंडीशन को बोलते थे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर किसी बच्चे के पास लॉन्ग क्वेश्चन का लेक्चर नहीं है तो राब्ता करें मेरे से। ये आपको बार बार नंबर नजर आता है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ, तो इस नंबर पे राब्ता करें, मैं आपको लेक्चर पूरा सेंड करूंगा पप्पू वाला। आगे और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन के बाद जब डेरिवेशन करते थे तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4, ये फार्मूला डिराइव होता था। ये एक एंट्री टेस्ट के लिहाज से एक MCQ वैसे मेरे सामने आया था, मैंने कहा चलो डाल देते हैं। याद रखिएगा अगर ब्रिज सर्किट में, इसको ब्रिज सर्किट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें एक रजिस्टर, यहाँ पे गैल्वानोमीटर आमतौर पे गैल्वानोमीटर होता है, ठीक है। इसकी पहचान ही होती है कि दो ऑपोजिट टर्मिनल्स के दरमियान में, ये देखें, ये एक, अगर मैं इसको पूरी एक ना स्क्वायर मानूं तो इसके दो ऑपोजिट के दरमियान में क्या लगा है? एक रजिस्टर, और बाकी दो ऑपोजिट के साथ यहाँ पे A और B के ऊपर बैटरी अटैच होती है, अगर आपने लॉन्ग पढ़ा हो पूरा तो, ठीक है। तो अगर ब्रिज में सुन लें सारे रजिस्टर सेम वैल्यू के हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी उसी वैल्यू की आती है, ये रूल याद रखें। तो अगर ये सारे 10 ओम के हैं, योर आंसर विल बी 10 ओम। हाँ, अंदर वाली डिफरेंट भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, ये चारों सेम अगर हैं तो आंसर भी वही आएगा जो ये रेजिस्टेंसेज हैं। कैसे, क्यों, वो लंबी स्टोरी है, एंट्री टेस्ट में बताएंगे। इन व्हीटस्टोन ब्रिज वेरिएबल रेजिस्टेंस, हाँ याद रखिएगा, यहाँ वाले रेजिस्टेंस R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 आप पढ़ते हैं। R1 और R2 फिक्स्ड होते हैं, R4 अननोन होती है, और R3 एडजस्टेबल होती है। और इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि यहाँ पर जो गैल्वानोमीटर होता है ना, उस गैल्वानोमीटर में से फ्लो करने वाला करंट जीरो हो जाए। ये रूल है, ये पढ़ा हुआ है आपने लॉन्ग में।
तो व्हीटस्टोन ब्रिज में वेरिएबल रेजिस्टेंस इज एडजस्टेड अनटिल, जब तक गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन यानी जीरो डिफ्लेक्शन शो ना करे तब तक। ले जी इसके बाद पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किस लिए यूज होती है, ईएमएफ ऑफ द सेल को एक्यूरेटली मेजर करता है। आगे कौन सी चीज है जो एक्यूरेटली मेजर नहीं करती, वो वोल्टमीटर है, क्योंकि वोल्टमीटर सर्किट में से करंट को ड्रॉ कर लेता है। ये सर्किट के कुछ करंट में रिश्वत कर देता है, जिसकी वजह से वोल्टमीटर इज नॉट एक्यूरेट डिवाइस, बट हम यूज यही करते हैं। पाकिस्तानी कौम है ना, सस्ता है ना, इसलिए। आगे सस्ता तो ये भी, ये पोटेंशियोमीटर, मगर इसको समझने के लिए अकल चाहिए और वो भी हमारे पास नहीं है, तो किस्मत ही हमारी खराब है। ठीक है, तो वोल्टमीटर खैर क्यों एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज इट ड्रॉ सम अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट, पी जाता है सर्किट का कुछ ना कुछ करंट। अच्छा, पोटेंशियोमीटर इज अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइस। और पोटेंशियोमीटर में हम ये एक लाइन पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, लॉन्ग में लिखा हुआ है तुम्हारी कसम। तो इसका मतलब हम पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी भी सेल की ईएमएफ भी मेजर कर सकते हैं और दो सेल्स की ईएमएफ को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कैन बी कंपेयर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है, कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है पोटेंशियोमीटर। एक तीर से दो शिकार करता है। और इसमें अननोन ईएमएफ का फार्मूला यही होता है, अननोन ईएमएफ को EX बोलते हैं। तो बैलेंसिंग लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू टोटल ईएमएफ जो अप्लाई की होती है, तो यही आंसर बनता है। आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल का मतलब होता है जिसके अंदर हम लॉसेस वगैरह को इग्नोर कर देंगे। वुड हैव इनफाइनाइट, तो याद रखिएगा वोल्टमीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज की मेजरमेंट देना। ये उसी वक्त वोल्टेज की मेजरमेंट देता है जब ये अपने अंदर से करंट नहीं गुजारता। तो जब इसमें से करंट नहीं गुजरेगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसका मतलब इनफाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि करंट तो उसी सूरत में नहीं किसी चीज में से गुजरेगा जो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। तो ये याद रखें, वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जबकि आइडियल एमीटर है जीरो रेजिस्टेंस, क्योंकि एमीटर का काम ही है कि उसमें से करंट गुजरे। और एमीटर को सर्किट में सीरीज तरीके से लगाया जाता है, वोल्टमीटर को पैरेलल तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ, ये बातें लिख लिया करो, ये लिख लिया करो साइड पर। पोटेंशियोमीटर में मेन चीज ये है, हम जो जॉकी होती है ना उसको मूव करवा के ना पोटेंशियल डिफरेंस को, लेंथ को चेंज करके पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उसके बाद है जी गैल्वानोमीटर का यूज। भाई गैल्वानोमीटर किस लिए यूज होता है, डिटेक्टिंग द, किस लिए यूज होता है, करंट की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। और याद रखिएगा हम इसको नल मेथड्स में ज्यादातर यूज करते हैं, कॉमनली यूज होता है ये नल मेथड। जिस तरह गैल्वानोमीटर में, जिस तरह हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वानोमीटर लगाया था और वो नल पॉइंट पे ही हमें R4 हम निकालते हैं, वैसे R4 का फार्मूला बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नल रीडिंग ऑफ गैल्वानोमीटर क्या शो करती है, देखिए जब गैल्वानोमीटर है उसकी नल रीडिंग से मुराद ये होता है कि उसमें से गुजरने वाला करंट जीरो हो गया है। तो मुझे बताओ इस गैल्वानोमीटर का करंट जीरो एक ही सूरत में होगा अगर इसके दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम होगा। कैसे बता, देखो अगर ये भी 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, करंट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस लो जीरो आएगा। अगर ये दोनों चेंज होते फिर करंट जीरो नहीं था होना। इसका मतलब नल कंडीशन में करंट तो जीरो होता है और टर्मिनल्स का वोल्टेज सेम हो जाता है फिर। तो नल रीडिंग ऑफ गैल्वानोमीटर क्या शो करती है, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बोथ एंड्स। तो हमारे पास ब्रावो आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नल मेथड इज वाइडली यूज्ड इन, ज्यादातर ब्रिज सर्किट्स के अंदर यूज है, जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज अभी आपने पढ़ा। इन पोटेंशियोमीटर अननोन वोल्टेज इज कंपेयर्ड विद, किससे कंपेयर किया जाता है उसको, नॉन रेफरेंस वोल्टेज से। ये बुक की डायग्राम है, ये देखें, ये रेफरेंस वोल्टेज है और ये वाला अननोन वोल्टेज है, इसको कंपेयर किया जा रहा होता है इससे, रेफरेंस वोल्टेज से। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर में जो कॉन्टेक्ट हम ये यूज करते हैं ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जोकी, जोगी नहीं, जोकी, जोकी बोला जाता है। ठीक है, और ये जोकी बेसिकली जिस पॉइंट पे रखी होती है हमने, उस पॉइंट का वोल्टेज हमें बता रही होती है। तो जोकी की पोजीशन हमें क्या बता रही होती है, अननोन वोल्टेज बता रही होती है इस पॉइंट का। ओके, ले जी इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स थे आपकी बुक के, ये जस्ट थ्योरी है सारी। थर्मिस्टर जो आपने पढ़ी हुई है, मैंने MCQ इसलिए डाले हुए ताकि मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा, वैसे मैंने खत्म कर देना था इसको यहाँ पे। थर्मिस्टर नाम से पता चल रहा है, थर्म का मतलब हीट, स्टर लफ्ज रजिस्टर से निकला, हीट सेंसिटिव रजिस्टर आर कॉल्ड थर्मिस्टर। ये ज्यादातर बने होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के, इनका अल्फा नेगेटिव होता है क्योंकि इनमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, और ये ज्यादातर यूज होते हैं टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए। तो थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन, अब टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, इन हर जगह पे टेम्परेचर का रोल होता है। तो ऑल ऑफ दीज आंसर है। थर्मिस्टर विद नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आर एक्यूरेट फॉर लो टेम्परेचर, और ये लो टेम्परेचर है 10 केल्विन। आपकी कसम बुक की लाइन है। आगे चले,
एट लो टेम्परेचर थर्मिस्टर हैज, क्योंकि इनवर्स रिलेशन अभी मैंने बताया ये किसके बने, सेमीकंडक्टर के, तो लो टेम्परेचर पर इनकी रेजिस्टेंस हाई होती है। और थर्मिस्टर क्या काम करते हैं, टेम्परेचर चेंज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर इन ऑटोमोबाइल इंजन थर्मिस्टर्स आर यूज्ड इन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर्स, फ्यूल पंप्स, ब्रेकिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट पाइप्स। भाई देखो, खुद देखो टेम्परेचर चेंजेस का लफ्ज कहां पे आ रहा है, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो कई दफा ना बंदा अक्ल से भी काम ले लेता है। आगे, टेम्परेचर कंपनसेशन यूजिंग थर्मिस्टर इज इंपॉर्टेंट इन, किस में, ऑसिलेटर्स, ये सर्किट्स होते हैं, पावर सिस्टम्स में जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर सारा कुछ आता है, बैटरी चार्जिंग सर्किट्स, तो ये सारा कुछ बनता है। हर एक जगह पे ये सेंसर यूज होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर है। थर्मिस्टर्स आर यूज टू लिमिट, ये बेसिकली करते क्या है, याद रखिएगा एक टर्म होती है इन रश करंट। इन रश करंट ना एक ऐसा करंट होता है जो यकदम सर्किट में फ्लो करे, और उसकी वजह से अगर तो ये ट्रांसफार्मर या मोटर में से बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लो कर जाए ना, इन रश करंट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फ्लो कर जाए, तो उनकी वाइंडिंग के भी जलने का खतरा होता है। तो याद रखिएगा कि थर्मिस्टर्स आर यूज टू लिमिट, तो ये थर्मिस्टर्स वहाँ पे इनरश करंट को भी लिमिट करते हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस होती है ना, तो उसी वजह से करंट को लिमिट कर देते हैं। थर्मिस्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन, किस में यूज है, बुक में लाइन लिखी है इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन में, तो ये वोल्टेज डिवाइडर में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इन फायर अलार्म सर्किट थर्मिस्टर इज कनेक्टेड विद नोट गेट, आपकी बुक में लिखा हुआ है। इन फायर अलार्म सर्किट हाई आउटपुट ऑफ द नोट गेट, अगर नोट गेट की आउटपुट हाई होगी तो वो क्या काम कर देगा, सायरन को ऑन कर देगा। ठीक है, ये भाई बुक में जो एप्लीकेशन है ना, उनको जाके जब पढ़ोगे ना तब आपको नजर आएंगे, ये सारे एमसीक्यू बुक की लाइन से उठाए गए हैं। एलडीआर किसको बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को बोलते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ एन एलडीआर डिक्रीजेस, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं, तो इनकी भी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, किसके इंक्रीज करने से, जाहिर बात है करंट के इंक्रीज करने से इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। ठीक है, सॉरी अपना टेम्परेचर के, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। और एलडीआर का एक दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट है। तो लाइट किस में आ रहा है, खुद देखो फोटो में आ रहा है, तो फोटो रेजिस्टर भी इसको बोला जाता है। LDRs आर मेड टिपिकली, ये किसके बने होते हैं ज्यादातर, तो मैंने भी बताया ये जिस मटेरियल है, ये मटेरियल का नाम भी लिखा है कैडमियम सल्फाइड, ये इस मटेरियल के बने होते हैं ज्यादातर। फिर व्हेन लाइट फोटोन्स हिट द LDR मटेरियल, जब लाइट आके LDR मटेरियल के ऊपर फॉल करती है तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, और करंट जब फ्लो करेगा इसका मतलब है कि ये अच्छी इसकी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। LDR आर कॉमनली यूज्ड इन, ये किन में कॉमनली यूज होते हैं, जो ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम के अंदर कॉमनली यूज होते हैं। फिर कार्बन फाइबर शीट्स होती हैं, आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज उनके अंदर हाई कार्बन कंटेंट मौजूद होता है। जस्ट बुक की लाइनें मैंने उठा के एमसीक्यूज में डाली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके अंदर डिस्कशन बनती है। हाँ, 136 ही एमसीक्यू बड़ा काम का है, ये एंट्री में भी बहुत आता है। हमारे पास एक रजिस्टर है 40 ओम का, एक रजिस्टर है 10 ओम का, उन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करके ना अटैच कर दिया एक 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। ठीक है, कहते हैं जी बताओ ये जो 10 ओम वाली रजिस्टर है ना, ये इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, जिसको हम इसको, तो याद रखें वोल्टेज डिवाइडर, इसको सपोज करें ये R2 है, ठीक है, इसको सपोज करें ये R1 है, ये टोटल वोल्टेज जो है ना ये V है, तो याद रखें, और ये V2 हमने निकालना है रजिस्टर R2 के क्रॉस, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपने वोल्टेज निकालना, उस रेजिस्टेंस को ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दें 40 + 10 और मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हमेशा रूल याद रख लो दो रेजिस्टेंस के लिए, टोटल वोल्टेज से, टोटल वोल्टेज इज 100, तो हमारे पास आंसर आ गया 1000 और नीचे आ गया 50। ये 0 इससे कटा, 100/5 और 100/5 कितना हो जाएगा भाई, मेरा ख्याल 20 हो जाएगा, और ये वोल्ट आ गया। सो 20 वोल्ट इज योर आंसर। सो डेट वाज योर आंसर। लो जी, ये तकरीबन 1 घंटा 23-24 मिनट की जो आपकी वीडियो है, इसके अंदर मैंने बहुत कोशिश की है कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लूँ। चैप्टर लेंथी था इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगा, मगर भाई मेहनत तो की है और आप लोगों के लिए की है, इसका अजर तो मुझे तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, आप लोग देखें अब आप लोगों को इसका कितना फ़ायदा होता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको रिवाइज करें, चीज़ों को अच्छे तरीके से करें, पेपर में जाके कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को करके आएँ, तो इंशाल्लाह फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, 3 चैप्टर रह गए हैं हमारे, उसके बाद हमारी MCQs की सीरीज़ मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी फर्स्ट ईयर की, फिर सेकंड ईयर में मुलाकात होगी। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।